हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वासु। आज हम रेलवे का एक बहुत अच्छा पोस्ट जो चीफ लॉ असिस्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसे पोस्ट को निकालेंगे। जैसे आप लोग जब रेलवे में आओगे आने के बाद ऊपर जाने का या जो जॉब अच्छा है आप लोगों के लिए, उसके बारे में इन डिटेल्स में वीडियो हम बनाएंगे। तो आप लोगों को अच्छा रहेगा जब आप लोग ये पोस्ट लेंगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छा रहेगा। मैंने ऑलरेडी मेरा चैनल पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है उसका डिटेल्स वीडियो मैंने बना हुआ है, लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आप लोग जाके वो वीडियो भी देखना। वो आप बहुत अच्छा पोस्ट हो जाता है। इवन एनटीपीसी का जितना पोस्ट है उससे बहुत बढ़िया हो जाता है वो पोस्ट, लेकिन नॉन गेजेटेड पोस्ट भी है। चलिए आज देखते हैं और एक महत्वपूर्ण बहुत अच्छा पोस्ट जो है वो चीफ लॉ असिस्टेंट के बारे में, जो डायरेक्ट लेवल 7 का पोस्ट होता है। क्या है? डायरेक्ट लेवल 7 का पोस्ट होता है। इसका मतलब सीजीएल का जो नॉन गेजेटेड का टॉप लेवल से 7 पोस्ट होता है, सेम ऐसे ही लेवल 7 का पोस्ट होता है। और ये जो पोस्ट होता है, इस पोस्ट में आप लोगों का सैलरी कितना होगा, सिलेक्शन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ड्यूटी क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वर्क कैसा करना पड़ेगा, पोस्टिंग क्या है और आपका प्रमोशन, ये सब चीज एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। इस जो पोस्ट है इसके बारे में आप लोगों को डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना 8 पॉइंट बोला है, एक एक करके हर एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे और इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी देखते हैं जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है वहां का जो चीफ लॉ असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकला है, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया। तो अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, उसमें बताया गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिर्फ आरपीएफ को छोड़ के, आरपीएफ और अकाउंट को बोला है, लेकिन लेटेस्ट जो सर्कुलर है वहां पे आरपीएफ को छोड़कर, क्योंकि आरपीएफ रेलवे का एम्प्लॉय नहीं है, आरपीएफ को छोड़कर कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिन लोग ग्रुप सी का पोस्ट में अभी है, 5 साल, कितना साल, 5 साल काम कर रहे हो, और लेवल 7 के नीचे, मतलब लेवल 2 से 6 में 5 साल ऑलरेडी रेलवे में काम कर लिया, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट कंडीशन होता है कि आपको ग्रुप सी पोस्ट होना पड़ेगा, मतलब लेवल 2 से लेवल 6 में होना पड़ेगा। सेकंड होता है उस पोस्ट पे 5 साल काम करना पड़ेगा, और आपको आरपीएफ होगा तो नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन के बाद आप लोग, पहला जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो उसमें आप लोग क्वालिफाई हो जाते, इस होगा तो हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि जो लोग जॉब में आने के बाद ट्रेनिंग रहता है, जैसे आपने स्टेशन मास्टर से आ गया, स्टेशन मास्टर आने के बाद आपको ट्रेनिंग होता है, गुड्स गार्ड से आने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग होगा, जैसे आपका टेक्नीशियन से आओगे तो भी आप लोगों को ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग पीरियड जो भी होता है वो 5 साल में वो भी काउंट होगा। मतलब आपने पकड़ लीजिए 1 साल ट्रेनिंग किया और 4 साल ड्यूटी किया, तो भी आप लोग 5 साल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड ही लेकर आप लोगों को ये जो 5 साल हो जाता है। और एक चीज जो होता है इसमें, और एक चीज जानना पड़ेगा, दूसरा होता है कि ये हो गया आपका पहला कंडीशन, जॉब 5 साल होना चाहिए, ग्रुप सी में जॉब करना चाहिए। और तीसरा कंडीशन, जो सबसे बड़ा कंडीशन होता है, कि आपको लॉ के ऊपर डिग्री होना चाहिए, तभी जाके आप लोग ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। मतलब लॉ असिस्टेंट, इसका मतलब एलएलबी होना बहुत जरूरी है। मतलब लॉ ग्रेजुएट कैसे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इन डिटेल्स में बोला गया है कि आप 11th प्लस, मतलब 1+3+3 या 10+2 कंप्लीट किया, उसके बाद एलएलबी में 3+3 किया, या 10+2 के बाद आपने 5 ईयर लॉ में प्रैक्टिस है, कोई भी एक स्ट्रीम से कर लो, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा एक और आ जाता है कि सर क्या हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं? तो जितना भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो आप लोग इजीली, जो ओपन यूनिवर्सिटी, जो रिकॉग्नाइज ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से कर सकते हो। लेकिन जो एलएलबी का डिग्री है वो विदाउट क्लासरूम आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब विदाउट क्लासरूम नहीं होना चाहिए। एलएलबी का जो डिग्री है वो विद क्लास होना चाहिए। बाकी जितना डिग्री है वो आप लोग ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, लेकिन एलएलबी का जो डिग्री होगा वो विदाउट क्लासरूम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन कि आपको एलएलबी का लॉ में डिग्री होना चाहिए, ग्रुप सी का कोई भी पोस्ट पे 5 साल काम करो, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एक ही पेपर रहेगा रिटन में, और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा उसके लिए ऑन थर्ड, जैसे आरआरबी एनटीपी से या रेलवे का जितना भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वहां पे जैसे है, ऑन थर्ड मार्क गलत होगा तो डिबेट कर लेगा, सेम एज इट इज, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, और एक ही पेपर में एग्जाम होगा। तो इसके बाद और जो चीज आता है कि एग्जाम के बाद, रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा, रिटन एग्जाम के बाद आप लोगों को वाइवा वॉइस में बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको जो सर्विस रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाएगा। सर्विस रिकॉर्ड के ऊपर नंबर रहता है, मतलब रेल में आप आने के बाद कैसे काम किया उसके ऊपर भी एक नंबर होता है। तो ये सबको मिलाने के बाद आप लोगों को मेरिट होगा, तो उस मेरिट के ऊपर ही आप लोगों को सिलेक्शन होगा। यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि इंटायरली मेरिट बेसिस, मतलब यहाँ पे कोई रिजर्वेशन बाय ऐसे कुछ नहीं है। रिजर्वेशन मतलब यहाँ पे कोई
छूट नहीं दिया गया है। यहाँ पे 100% मेरिट बेसिस पे ही एग्जाम होगा। तो ये था। और जो मेरिट होगा 100% जो आपका रिटन एग्जाम, वाइवा वोस और जो सर्विस रिकॉर्ड, ये तीनों को मिलाने के बाद जो मेरिट बनेगा वही होगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 60% होगा। मतलब आप लोगों को 60% रिटन में लेके आना ही है, तब जाके आपको वाइवा में बुलाया जाएगा, या उसके बाद बाकी जो प्रोसेस होगा वो देखा जाएगा। जितना भी लेवल 7 कर्मचारी हो जो ऑलरेडी लेवल 7 में है, वो चीफ लॉ असिस्टेंट में एलिजिबल नहीं है। तो रेलवे में जितना जिस पोस्ट में आप एग्जाम दे रहे हो उसी पोस्ट का जो पे लेवल है, कोई भी डिपार्टमेंट से हो आप लोग नहीं कर पाओगे। स्टाफ एंड चीफ लॉ असिस्टेंट का सबसे बढ़िया होता है, आप कोई भी डिपार्टमेंट से हो, कोई भी कैडर से हो, कोई भी ग्रेड से हो, अगर आप ग्रुप सी एम्प्लॉय में 5 साल काम कर लिया और एलएलबी का डिग्री है, तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये डायरेक्ट 7 का पोस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये ऑल रेलवे बेसिस का एग्जाम होता है। इसका मतलब अगर इस पोस्ट में अपने सिलेक्शन हो गया, तो आप उस जोन में किसी भी डिवीजन या हेडक्वार्टर में आपको पोस्टिंग देगा, तो आपको जाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो एग्जाम में फिलअप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप लोग अगर जैसे ग्रुप बी ऑफिसर एग्जाम में होता है कि आप लोग अगर सिलेक्ट हो जाते हो, ग्रुप बी ऑफिसर गैजेट मानते हो, तो कोई दिन जोन में ट्रांसफर होने का कंडीशन रहता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर आप सिलेक्शन आ जाओगे तो रेलवे का जो जिस जोन में, जैसे ईस्टर्न रेलवे हो गया, साउथ ईस्टर्न रेलवे हो गया, नॉर्दर्न रेलवे या सेंट्रल रेलवे, जिस रेलवे से अपने सिलेक्शन हुआ है उस जोन में किसी जगह भी आप लोगों को ट्रांसफर डिवीजन हेडक्वार्टर भेज सकते हैं। ज्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है 2-4 साल काम करने के बाद अपना जगह ज्यादातर मिल जाता है। ये था आपका पूरा जो प्रोसेस है, मैंने बता दिया कि जो क्या कंडीशन रहता है। हमने ऑलरेडी बता दिया कि ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड होगा। देखिए जो आरबी नंबर 102/2019 होगा, वहां पे भी यह चीज को बोला गया है कि रेलवे में जितना ट्रेनिंग होता है उस ट्रेनिंग को जो एग्जाम पीरियड में भी, मतलब कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तो उस ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करना करना होता है। अभी आती है कि चीफ लॉ असिस्टेंट में क्या सिलेबस रहता है। तो सिलेबस भी जानना पड़ेगा ना, तब जाके आप लोग एग्जाम में बैठ पाओगे। मतलब जो एलएलबी किया है उनको पता होगा। जैसे आपको इसमें आपका इंटीमेट नॉलेज इन प्रोसीड्यूर लॉ, सीपीसी रूल, आपका रेलवे एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे बहुत सारा जो रूल है आप लोग पॉज करके सब देख सकते हो। जैसे पेमेंट वेजेस एक्ट, आर्टिवरियन एक्ट, ऐसे बहुत सारा जो एक्ट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, ये सब जितना भी एक्ट होता है, एक्चुअली रेलवे एम्प्लॉय के रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चन रहता है, जो भी एक्ट है, सब एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पॉज करके देख सकते हो। कमर्शियल ब्रांच का आपका क्लेम्स, रेट डेवलपमेंट, डीआर सेटलमेंट केस जानना पड़ेगा। पर्सनल में भी डीआर सेटलमेंट केस, आपका पीएफ पेंशन रूल, ये सब जानना पड़ेगा। अकाउंट ब्रांच में रहोगे डिस्पोजल ऑफ अटैचमेंट, ये सब जानना पड़ेगा। वर्क ब्रांच में रहोगे एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, इंडिमिटी बॉन्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी, गारंटी बॉन्ड, ईटीसी, जो भी चीज है ये सब चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा। और यही चीज जान के ही आप लोगों को जॉब मिलेगा। इसके ऊपर ही क्वेश्चन होगा। तो ये पूरा सिलेबस है, आप लोग पूरा पॉज करके रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा होता है कि जो भी यहाँ पे जो भी आपने देखा है, जो जो चीज आप लोगों को सिलेबस में दिया गया है, एक्चुअली रेल आने के बाद आपको इसी तरह का काम ही यहाँ पे करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा जॉब हो जाता है क्योंकि लेवल 7 का पोस्ट होता है और आपका हो जाता है ऑफिशियली जॉब, ऑफिशियल प्लस आउटसाइड भी रहता है। लेकिन एक होता है नॉलेजेबल जॉब होता है। जो एम्प्लॉय नॉलेजेबल होता है रेलवे में, वही सब लोग इस सब पोस्ट में अप्लाई करते हैं। और ये सब लोग ज्यादातर जो ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, उनको असिस्टेंट के लिए ही रहता है। मतलब उनको असिस्ट करना ही उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि बहुत सारा ऑफिसर जो आता है उनको कोर्ट कचहरी का जो काम होता है उनके बारे में उतना डिटेल्स में जानकारी नहीं रहता है। तो लॉ चीफ लॉ असिस्टेंट का काम रहता है कि उस ऑफिसर को असिस्ट करना, ये सबसे बड़ा उनका काम हो जाता है। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। अभी देखते हैं जो चीफ लॉ असिस्टेंट है उनका ड्यूटी कैसा रहता है। तो उनको ड्यूटी ज्यादातर टाइम 99% टाइम में 8 आवर 5 दिन का ड्यूटी रहता है। मतलब 40 आवर हर वीक आप लोगों का ड्यूटी रहेगा। कुछ कुछ जगह में जब आपको आउटसाइड थोड़ा ड्यूटी जाना पड़ेगा तो कभी कभी 6 दिन भी वीक में ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन आप लोग 90 to 95% जॉब आप लोगों को 8 आवर 5 डेज रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बढ़िया चीज होता है क्योंकि 2 दिन सैटरडे संडे आप लोगों को छुट्टी मिल जाता है। पोस्टिंग कहाँ होता है? हेडक्वार्टर, डिवीजन, प्रोडक्शन यूनिट, बड़ा जो वर्कशॉप होता है वहां पे होता है। तो हेडक्वार्टर डिवीजन में पोस्टिंग होगा तो आपको 100% 5 डेज ड्यूटी रहेगा, 2 दिन छुट्टी रहेगा। प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप में रहेगा तो 6 दिन ड्यूटी रहेगा। लेकिन इस सब जगह में ड्यूटी बहुत कम रहता है। ज्यादातर जो 90% लोगों का पोस्टिंग हेडक्वार्टर या डिवीजन में ही लॉ ऑफिस में हो जाता है। उसके बाद क्या काम करना पड़ता है, सबसे बढ़िया चीज आप लोगों को क्या काम करना पड़ता है। तो आपको ऑफिस प्लस आउटसाइड दोनों का काम करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिस में ज्यादातर ड्यूटी रहता है। कभी कभी आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ता है। तो वो आता है कि आप लोगों को साल में 2 4 5 बार 10 बार मैक्सिमम, मतलब महीना में पकड़ लीजिए 1 बार शायद जाना पड़ता है। ज्यादातर टाइम ऑफिशियल जॉब ही होता है। जब आप लोगों को मतलब
क्या काम करना पड़ता है, लॉ रिलेटेड मैंने बोल दिया असिस्ट करना पड़ेगा। कोर्ट केस जितना रेल के ऊपर जितना कोर्ट केस आता है, कोर्ट के साथ डील करना पड़ता है और बहुत सारा ग्रेवेंसेस भी करना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि जो आप लोगों का सिलेबस में है वैसे सेम काम ही आप लोगों को करना पड़ेगा। मतलब जितना टाइप का एक्ट है, कोई पकड़ लीजिए कोई एम्प्लॉय अगर जो एक्ट है, जैसे रेलवे के जो बहुत सारे एम्प्लॉय होता है उनके उनके ऊपर बहुत सारा एक्ट इंप्लीमेंट होता है। कोई एम्प्लॉय को वो अगर जस्टिफाई नहीं मिलेगा तो कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में जाके केस करेगा रेल के अगेंस्ट में। तब रेल को प्रोटेक्ट करना काम होता है लॉ असिस्टेंट को, कि उन्होंने जो चीज बोला है वो कितना सही है कितना गलत है। अगर सही है और उनका तो कोर्ट में मान लेना पड़ेगा, कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेल को आदेश दे देगा। अगर सही नहीं रहेगा तो वो रेल के रूल के हिसाब से वो जो बात बोले सही नहीं है और कोर्ट में जाकर बोलेगा तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है चीफ लॉ असिस्टेंट को, कि रेलवे को जितना लॉ का प्रोटेक्शन चाहिए तो वो उनको देता है। तो इसीलिए जितना भी चीफ लॉ असिस्टेंट होता है वो बहुत नॉलेजेबल होता है, क्योंकि उनको लॉ के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रहता है। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलेटेड एक्ट होता है, रेल रिलेटेड एक्ट होता है, सब उनको जानना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए उनका काम थोड़ा वर्सेटाइल हो जाता है। ऑफिस का काम रहता है लेकिन कभी कभी उनको कोर्ट में भी जाना पड़ता है। कोर्ट में जाके जो कोर्ट में जो लॉयर या एडवोकेट आपका केस लड़ेगा रेल का, तो उनके साथ असिस्ट करना भी उनका एक बहुत बड़ा काम रहता है। तो ये था टोटल काम के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी जानते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट का क्या प्रमोशन रहने वाला है, कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि लेवल 7 में तो आ जाते हो, उसके बाद क्या प्रमोशन मिलता है। तो उनको एक अच्छा चीज है कि चीफ लॉ असिस्टेंट 2 डिपार्टमेंट में या 2 तरह का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे क्लार्कियर वगैरह जो लोग आते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग रहता है, ज्यादातर लोग पर्सनल डिपार्टमेंट में ही एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये लोग जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट का एपीओ का एग्जाम ये भी दे सकते हैं। और लॉ डिपार्टमेंट भी पर्सनल डिपार्टमेंट में आता है, वो छोटा डिपार्टमेंट रहता है लेकिन उसमें भी बहुत सारा ऑफिसर रहता है, तो उसका जो लॉ ऑफिसर का एग्जाम वो दोनों दे सकते हैं। तो एग्जाम का थोड़ा क्राइटेरिया अलग रहता है। लॉ ऑफिसर होता है कि सीनियरिटी कम आपका मेरिट। तो लॉ ऑफिसर के लिए मिनिमम 6 ईयर सर्विस सीएलए में होना चाहिए। कितना साल? 6 ईयर। जब 6 ईयर आप लोग जॉब कर लोगे उसके बाद आप लोग सीनियरिटी देखा जाएगा, जो जीडोसी होगा, जोन ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितना लोग सीनियरिटी में आ रहे हो, जितना वैकेंसी रहेगा उसका 3 से 4 गुना लोग या मैक्सिमम 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। जैसे अगर 3 वैकेंसी रहता है तो 10 से 12 लोग ही एग्जाम में बैठेगा जो सीनियर मोस्ट रहेगा सीएलए में, और उसके लिए मिनिमम 6 ईयर सर्विस होना चाहिए सीएलए में, तब जाके एग्जाम में बैठेगा। एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बैठते नहीं है। तो जो लॉ ऑफिसर होगा, तो पहले जो सीएल होगा उसको जो फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा ग्रुप बी ऑफिसर में पोस्टिंग मिलेगा। जो फर्स्ट जो लेवल 8 का पोस्ट है उसको बोला जाता है एलओ, लॉ ऑफिसर बनेगा। तो लॉ ऑफिसर बनने के 10 से 12 साल चाहिए ग्रुप ए में प्रमोशन लेने के लिए, मिनिमम 10 से 13 साल चाहिए, 15 साल भी लग जाता है कभी कभी ग्रुप ए बनने में। तो उसके बाद बनेगा सीनियर एलओ, सीनियर लॉ ऑफिसर, जो लेवल 11 का। पहले ग्रुप ए स्टेटस मिलेगा उसके बाद एलओ, सीनियर एलओ बनेगा। लेकिन ज्यादातर जो ग्रुप बी से ग्रुप ए बनने के लिए लगभग 15 साल लग जाता है, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट हो जाता है रेलवे में, तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है प्रमोशन के लिए। तो पहले आपको ग्रुप बी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ग्रुप बी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे तो चीफ लॉ असिस्टेंट बन के ही पूरा लाइफ काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर एमएससी मिलेगा, लेवल 8 9 तक भी आप लोग जा सकते हो। लेकिन एग्जाम क्लियर पाया एलो लॉ ऑफिसर बन गया, उसके बाद भी आपको ग्रुप ए बनने में 14 से 15 साल लग जाता है। उसके बाद 15 साल के बाद आपको जब ग्रुप ए स्टार्टर मिलेगा तब सीनियर एलो बनेंगे। उसके बाद 5 से 6 साल लग जाता है डिप्टी सीएलओ बनने तक, डिप्टी चीफ लॉ ऑफिसर, जो लेवल 12 या उसके ऊपर 3 से 4 साल काम करोगे तो लेवल 13 तक मिलता है। तो लॉ ऑफिस में इतना था कि ऑफिसर, इससे ऊपर ऑफिसर नहीं है। और प्रमोशन थोड़ा डिले होने के लिए लॉ ऑफिस में ऑफिसर ज्यादातर लेवल 12 के ऊपर जाना लगभग पॉसिबल नहीं होता है। ज्यादातर लोग ऑफिसर लेवल 8 9 10 11 में ही रिटायर्ड हो जाता है, मतलब ग्रुप ए बनने के बाद रिटायर्ड हो जाता है। तो ये हो गया आपको एक तरह का प्रमोशन। दूसरा आता है कि आप लोग पर्सनल डिपार्टमेंट में जो लोग सीएलए बनते हैं एग्जाम दे सकते हैं, मतलब जैसे सीनियर क्लर्क लोग पर्सनल डिपार्टमेंट पोस्टिंग होता है वो लोग भी एपीओ एग्जाम दे सकते हैं, चीफ लॉ असिस्टेंट भी दे सकते हैं। और इसके लिए 2 तरह का एग्जाम होता है, हमने ऑलरेडी 30% और 70% दोनों होता है एग्जाम। 30% मेरिट में होता है कि जो लोग 5 साल काम करेंगे, मतलब लेवल 6 और अबव, मतलब सीएलए में 5 साल काम करने के बाद आप लोग एपीओ एग्जाम में बैठ सकते हो। और जो 70% होगा वहां पे तो अभी रूल चेंज हो गया, अभी 3 साल के बाद ही वो बैठ सकते हो, उसके बाद मेरिट कम सीनियरिटी देखा जाएगा। तो ये है। तो अगर आप लोग पर्सनल में आके एपीओ बनते हो, जो लेवल 8 का पोस्ट है ग्रुप बी, उससे ग्रुप ए जाने में यहाँ पे भी 14-15 साल लगते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोस्ट हो जाता है। नॉन टेक्निकल में थोड़ा अभी
क्योंकि यहाँ का कैडर स्ट्रेंथ छोटा है, सैंक्शन स्ट्रेंथ छोटा है, इसलिए प्रमोशन थोड़ा डिले हो जाता है। ऐसे नहीं इनके लिए रूल अलग है, ऐसा नहीं सेफ्टी नॉन सेफ्टी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए रूल अलग है, रूल सबके लिए एक ही है। लेकिन यहाँ का कैडर स्ट्रेंथ छोटा होने के लिए मैंने देखा है ज्यादातर नॉन टेक्निकल पोस्ट जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जो प्रमोशन होता है थोड़ा सा 2-4 साल डिले हो जाता है। तो एपीओ के बाद डीपीओ बनोगे जो लेवल 11 का पोस्ट है, जब आपको ग्रुप ए मिलेगा, ग्रुप ए मिल जब जाएगा तब आईआरपीएस ऑफिसर बन जाओगे। ग्रुप ए मतलब इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस जो होता है, तो इसके लिए आपको ग्रुप बी में मिनिमम 13 से 15 साल तक काम करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। उसके 3 से 5 साल के बाद आप लोग सीनियर डीपीओ जो लेवल 12 में बनोगे, जो जेएजी और एसजी होता है, लेवल 12 इनिशियली जब बनोगे तब जेएजी ऑफिसर बोला जाएगा, जिसको सीनियर डीपीओ बनोगे। और उसके 3 से 5 साल के बाद उसी पोस्ट में आप लोगों को अपग्रेडेशन करके लेवल 13 दिया जाएगा, जो एसजी होता है, सिलेक्शन ग्रेड। तो जो होता है कि सिलेक्शन ग्रेड में सैलरी इनिशियली एक ही पोस्ट में रहकर 50 से 70,000 तक बढ़ जाता है एम्प्लॉय को, तो एक बहुत बढ़िया चीज हो जाता है। और जो उसके नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो चीफ पर्सनल ऑफिसर होता है, जो डीआरएम एडीआरएम होता है, जो लेवल 14 का है उनको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोला जाता है। लेकिन पर्सनल डिपार्टमेंट में प्रमोशन थोड़ा डिले है। मैंने बहुत कम ऑफिसर को देखा है जो प्रोमोटिव ऑफिसर जो लेवल 14 तक पहुंचा है, पॉसिबल नहीं होता है। लेवल 12 तक तो पहुंच जाता है, बहुत ऑफिसर को मैंने देखा है पर्सनल में लेवल 12-13 तक पहुंच जाता है, लेकिन लेवल 14 तक अगर किसी के पास सर्विस रहता है वो डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि रूल अलग नहीं है। लेकिन बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यह नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होने की वजह से यहाँ पर कैडर स्ट्रेंथ छोटा है, प्रमोशन थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये टोटल था सिलेक्शन। अभी सैलरी की बात में आता है, लेवल जो चीफ लॉ असिस्टेंट है वो लेवल 7 का पोस्ट है, जिसका बेसिक पे है 44,900। इसका मतलब आज के दिन में अगर किसी को मेट्रो सिटी में पोस्टिंग हो जाता है तो उसको 85,000 लगभग एबव ग्रॉस सैलरी इनिशियली मिल जाता है। ये बहुत हैंडसम सैलरी हो जाता है कि अगर आपको एक सिटी में पोस्टिंग होगा तो आप लोगों को 85,000 ग्रॉस एक सिटी में सैलरी हो जाता है। तो इतना सैलरी अगर आपको चाहिए तो ये पोस्ट के लिए आप लोगों को तो तैयारी होना चाहिए। तो ये था टोटल प्रमोशन चीफ लॉ असिस्टेंट के बारे में। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को और कुछ भी जानना है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। जो लोग ऑलरेडी रेलवे में आ गए हो, जिसके पास एलएलबी का डिग्री है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँ डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए तैयारी कीजिए। या जो एलएलबी जिसके पास डिग्री है, रेलवे का जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, उनको लिए भी इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप लोग रेलवे में आने के बाद अगर आप लेवल 2 का पोस्ट में भी आ गए, लेवल 4 के पोस्ट में 5 के पोस्ट में भी आ गया, कोई टेंशन नहीं। 5 साल काम करने के बाद आप डायरेक्ट लेवल 7 में जा सकते हो, और लेवल 7 बहुत अच्छा सैलरी के दिख से अच्छा हो जाता है। अगर उसके बाद आपको ग्रुप बी ऑफिसर जो होता है एपीओ एलओ में प्रमोशन नहीं भी होता है, तो उसके बाद आपको 2 इंक्रीमेंट 3 इंक्रीमेंट मिल ही 2-3 अपग्रेडेशन हो ही जाता है। तो लेवल 9 तक तो आप लोग इजीली पहुंचोगे, उसके ऊपर बहुत इंक्रीमेंट भी लेवल 9 में मिलेगा। ये था टोटल वीडियो चीफ लॉ असिस्टेंट के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू watching this video।